गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज अपन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कृति। तो ये हाउस प्रॉपर्टी के फोल्डर में चलना चाहिए वीडियो। हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम मॉड्यूल के। सबके पास मॉड्यूल है। कल एक बच्चे का डाउट था तो उन्होंने एक टॉपिक ला के दिखाया, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाना भूल गया था। टॉपिक है कि अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक एंड ट्रेड पड़ी है, ठीक है, तो अपन कैपिटल गेन भी पढ़ चुके हैं। अब आप ये अच्छे से समझते हो कि अगर किसी के पास लैंड एंड बिल्डिंग एज अ स्टॉक एंड ट्रेड है तो ये उसके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। उसको बेचेगा तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। ठीक है सर, वो जो किराए पे देगा तो क्या होगा? आप सोचो, हाउस प्रॉपर्टी ऐसा एक्ट है जिसपे बिजनेस एंड प्रोफेशन दखलंदाजी नहीं कर सकता। बाकी कैपिटल गेन में भी उसकी दखलंदाजी रहती है, अदर सोर्सेज में भी उसकी दखलंदाजी रहती है। एग्जाम्पल, मैंने किसी की प्रॉपर्टी की डील करवा दी, दोनों ने मुझे क्या दे दिया? कमीशन। तो अब जो मुझे कमीशन मिल रहा है, अगर ये मेरा कामकाज ही है, मैं हूँ ही प्रॉपर्टी डीलर, तो ये कमीशन की इनकम कहाँ जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। पर ये मेरा कामकाज नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज। सेम चीज़ कहाँ पे आता है? कैपिटल गेन में आता है कि जो असेट मेरे पास है इसी का मेरा कामकाज है, तो बेच के जो पैसा कमाया कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। पर कामकाज नहीं है तो फिर ये मेरे लिए कैपिटल एसेट है। अब जो पैसा कमाया कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका कामकाज ही है चीजें किराए पे देने का, तो भी ये इनकम कहाँ आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगी। ठीक है। अब उन्होंने यूँ कहा कि वो बिल्डर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर करके बेचता है, जिसके लिए ये लैंड एंड बिल्डिंग एज अ स्टॉक एंड ट्रेड है, अब बिल्डर लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मल्टीज बनाते हैं और जैसे ही फाउंडेशन डलती है बैनर लगाते हैं, पैसे लेने लग जाते हैं। बहुत कम ऐसे लकी बिल्डर्स होते हैं जिसकी बिल्डिंग 100% सोल्ड आउट हो जाती है बनने से पहले। नहीं तो कुछ कुछ फ्लैट्स, उनके कुछ कुछ पोर्शंस तो बनने के बाद भी सोल्ड आउट नहीं होते, उनके पास ही रहते हैं। उनके पास ही रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं। तो सरकार ने उनके ऊपर पता नहीं क्यों एक बहुत बेकार सा वो लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन, कि अब आपके पास जो वेकेंट प्रॉपर्टी है, जनरली वेकेंट प्रॉपर्टी का रूल ये रहता है कि जो 12 महीने वेकेंट है उसकी जीएवी क्या लेंगे? निल। ठीक है। लेकिन आप बिल्डर हो, आपके पास वो चीज़ एज ए स्टॉक एंड ट्रेड है, तो आपके पास ये जीएवी निल लेने का ऑप्शन सिर्फ पहले 2 साल में ही रहेगा। तीसरे साल से आप उसकी जीएवी निल नहीं ले सकते। जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डीम लेट आउट मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये रूल, ये 2 साल वाला रूल हमने पढ़ा नहीं था। अब मेरे भी आई नहीं दिमाग में क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता नहीं है। ठीक है। तो रूल क्या है कि जिसके पास लैंड एंड बिल्डिंग एज अ स्टॉक एंड ट्रेड है, अगर वो 12 मंथ्स वेकेंट है तो उसकी जीएवी निल कितने टाइम तक ले सकते हैं अपन? सिर्फ 2 साल तक। तीसरे साल तो डीम लेट आउट मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 मेरे हिसाब से बहुत लल्लू होगा, सब कराने की जरूरत है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी का एक रिवीजन, ये रहा चार्ट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट whichever is higher, standard rent whichever is lower, actual rent 12 months, माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट और सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट इनर कॉलम में से। स्टेप 3 whichever is higher, वैकेंसी पीरियड रेंट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? जीएवी। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस कैश बेसिस पेड बाय ओनर, फिर बच जाएगा आपका एनएवी। एनएवी में से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल इंटरेस्ट और ड्यू बेसिस पे बच जाएगा जो है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आया यार? अब वो छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे अपन बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 3.140। गेट लगा दे बेटा प्लीज। कितना बढ़िया चलता है माई क्या है नहीं? Jayashree owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the GAV of each house from the information given below. Municipal valuation, fair rent, standard rent, actual rent, received or receivable. लल्लू है तो क्या पूछा है आपसे? GAV पूछा है, वैकेंसी पीरियड भी नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो स्टेप 1 हायर, लोअर, हायर, इतना ही करना है आपको। हो जाएगा? नहीं होगा तो हमने क्या करा है, जब ये रोड वोड बन रहे थे कोरोना काल में और यहाँ पे ये नाले वाले का सबका काम चल रहा था, तो हमने आधा नाला खुला छोड़ रखा है, पर्पसफुली खुला करवा रखा है, उसको पैक नहीं करवाया। आपसे ये क्वेश्चन ना हो
तो आप बेझिझक उस नाले में डुबकी मार सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई गिल्ट महसूस मत करना, ठीक है। कौन बोला है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो, आगे पढ़ो। Rajesh, a British national, is a resident and ordinary resident in India. During previous year 23-24, he owns a house in London, which he has let out at 10,000 per month pound. भाई साहब क्या है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उनको मैं बेसिक रूल बता दूं। कोई अगर इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाए तो अब उसका, वो इंडिया का रेसिडेंट है ना, तो अब उसकी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई इनकम हो, उसको इंडिया में आके टैक्स देना पड़ेगा। तो राजेश भाई साहब का लंदन में कोई घर था जिसके वो कितने रुपए ले रहे हैं, 10,000 पाउंड ले रहे हैं, और म्यूनसिपल टैक्स कितना पे कर रहे हैं उसका, 8,000 पाउंड पे कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपीज टू बी टेकन इन 95। लल्लू क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया। होता तो रूल सेम होता, कोई ऐसा नहीं कि सर ये इंडिया का चार्ट है, लंदन का क्या होगा, ऐसे तो न जाने कितनी कंट्रीज होगी, सबका अलग अलग थोड़ी बनाएंगे। सबके लिए रूल यही है, आपको सिर्फ एक्चुअल रेंट दे रखा है, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस अगर कुछ पे कर रहा है तो माइनस कर दो। कर रहा है क्या, 8,000 पे कर रहा है, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000, 1,20,000 में से माइनस कर दो 8,000, कितना बचा, 1,12,000। 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 95 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 1,06,40,000। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चलो आगे बढ़ो। हाँ ओके लग रहा है, अभी तक तो सिंपल सिंपल चल रहा है, हौले हौले। नेक्स्ट, मिस्टर मनस owns 2 house properties, one at Bombay wherein his family resides and other at Delhi which is unoccupied. He lives in Chandigarh for his employment purpose in a rental house for acquisition of house property. For acquisition of house property at Bombay, he has taken a loan of rupees 30 lakh 10% per annum on 1/4/2022. He has not repaid any amount so far. 1/4/2022 को अंडरलाइन कर लो, 30 लाख को अंडरलाइन कर लो, 10% को अंडरलाइन कर लो। He has not repaid any amount so far, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। उसने अभी तक कोई अमाउंट पे नहीं किया, मतलब पूरे 30 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा उसका, ठीक है। In respect of house property at Delhi, he has taken a loan of 5 lakh at the rate 11% per annum on 1/10/2022, इसको भी अंडरलाइन कर लो। दोनों हाउस में देखो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है मतलब प्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बने बनाए घर लिए, तो जो भी है वो पोस्ट है, और पोस्ट हमेशा बहुत सिंपल होता है क्योंकि वो क्या होता है, करंट प्रीवियस ईयर, हमारा पूरा साल, और जो लोन लिया है वो हमारे साल से पहले वाले साल में ले रखा है, तो मेरे साल में तो पूरे 12 महीने का पेमेंट होगा, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। Compute the deduction which would be available to him under section 24B। अरे ये तो लल्लू क्वेश्चन है, एवं ही है, आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए कि मेरे पास एक मकान है जिसमें मेरी फैमिली रहती है, दूसरा मकान कहीं और पे है, वहाँ पर मैं रह सकता हूँ पर मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने उसको, मतलब मैं, मेरे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से मुझे कहीं और रहना पड़ रहा है किराए से, ठीक है। तो अब ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है इनकम टैक्स का, आगे भी काम आएगा। आपके पास कोई मकान हो जिसको आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका काम धंधा कहीं और पे है, मतलब मेनली आपकी जॉब कहीं और पे है, और वहाँ आप किराए से रह रहे हो, और इस मकान को आपने किराए पे नहीं दे रखा, तो इट इज़ अज्यूम्ड एट सेल्फ ऑक्यूपाइड, इस चैप्टर में भी और आने वाले चैप्टर्स में भी, ठीक है। कि मेरा मान लो अगर मेरा कोटा में मकान है और मेरी जॉब लग गई मुंबई में, अब मैं मुंबई में मैं किराए से रह रहा हूँ,
ठीक है, और मेरा घर अब काम में नहीं आ पा रहा, मैंने उसको किसी किराए पे भी नहीं दे रखा, तो मेरा घर क्या माना जाएगा, वेकेंट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। ऐसा रूल मैं अगले चैप्टर्स में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसके 2 मकान हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड। मुंबई में इसकी फैमिली रहती है और दिल्ली में ये रह नहीं पा रहा है क्योंकि अब वो मकान खाली रहा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता तो फिर ये इस मकान को अलग थलग मानते, एक को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते। इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों को क्या मानेंगे अपन, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो सर ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, ठीक है। तो चलो अब पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है, पहला है 30 लाख का लोन है, उसका 10% है, प्री तो है ही नहीं, पोस्ट ही है, 30 लाख का 10% 3 लाख, ठीक है। और 5 लाख अगले घर पे कितने का लोन लिया है, 5 लाख, उसका कितना है 11%, कितना हो गया 55, टोटल कितना हो गया 3,55,000, पर ओवरऑल लिमिट कितनी है इसकी 2 लाख, तो 2 लाख ही अलाउड होगा बस इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात हमने नोटिस नहीं करी कि जो दिल्ली वाला है वो रिपेयर्स के लिए है, लास्ट 4th लाइन में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, तो वो रिपेयर के लिए है, तो उसकी तो इनहेरेंट लिमिट भी कितनी है 30, और इसकी इनहेरेंट लिमिट कितनी है 3 लाख के बदले में 2 लाख, 2 इसका। और बेटा तेरी बहुत बार ये डाउट था, है ना, एक मकान की लिमिट आ रही है 2 लाख, दूसरे वाले की लिमिट आ रही है 30,000, दोनों का टोटल आ रहा है 230, लेकिन मैक्सिमम लिमिट भी कितनी है 2 लाख, तो अलाउड कितना होगा 2 लाख। हिमानी बहुत बार मुझसे पूछती थी कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। परफेक्ट एग्जांपल, इसका प्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, इनर कॉलम में उनकी इंडिविजुअल लिमिट से कंपेयर करके, आउटर कॉलम में तो पहले उनका जितना लिमिट है, जितना अलाउड है वो ले लेंगे, और फिर जब दोनों घर का टोटल हो जाएगा तो वापस ओवरऑल लिमिट से फिर कंपेयर करके फिर जो ओवरऑल अलाउड होगा वो भी लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रेजेंटेशन में देखो 3 बार लिमिट से कंपेयर कर रखा है। पहले बॉम्बे वाले मकान को इनर कॉलम में कंपेयर कर रखा है, फिर दिल्ली वाले मकान को इनर कॉलम में कंपेयर कर रखा है। कंपेयर करके ही अमाउंट आउटर कॉलम में आ रहा है, टोटल लग रहा है, फिर टोटल को वापस से लिमिट से क्या कर रखा है, कंपेयर कर रखा है, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जांपल है, ऐसा ही करेंगे अपन, ठीक है। डाउट सॉल्व है तेरा, ओके। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4। जो जो चीज़ें काम की है वो अंडरलाइन करते जाना, खास करके नंबर्स जहाँ दिख जाए वो तो अंडरलाइन करना ही करना है, वो नंबर डेट का हो कि अमाउंट का हो। अनिरुद्ध हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 per annum. Fair rent is 1,10,000 per annum. Standard rent is fixed by the Rent Control Act is 1,20,000 per annum. The property was let out for a rent of 11,000 per month. Thank God, अंडरलाइन कर लो पर मंथ को। थैंक गॉड उसने 1 महीने का दे दिया, नहीं देता तो भी जितना भी देता मैं उसको पर मंथ में कन्वर्ट करता ही करता, क्योंकि मेरे चार्ट में वो काम आता है। ओके, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन कर लो थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब 12 महीने क्या था वो लेट आउट था, कोई वैकेंसी है ही नहीं। अनरियलाइज रेंट कितना है 11,000, ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल फॉर सेटिस्फाइड, मतलब आप 11,000 को माइनस कर सकते हो। पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, पे भी कर दिया उसने, तो जितना पे करते हैं उतना ही अलाउड होता है, हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 40,000 फॉर द ईयर। अरे लल्लू क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट समझाने के लिए आया बस तुमको, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, कितने इलस्ट्रेशन है इसमें 11। आप में से किस किस ने इलस्ट्रेशन घर पे ट्राई किए थे? सारे नहीं कर रहे थे, पर ट्राई करना चालू किया था। तो बाकी सबका ये होमवर्क है कि जितनों को भी मैं उड़ा रहा हूँ, लिटरली हमने कहते हैं कि ये सिंपल वाला है, तो जो ट्राई करके आए होंगे उनको तो ये लग भी रहा होगा कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, और जो ट्राई करके नहीं आए ना उनके मन में एक आशंका आ रही होगी, तो वो शंका आप जब घर पे सॉल्व करोगे तभी दूर होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो जितनों को भी मैं फॉर्मली सॉल्व नहीं करा रहा हूँ कैलकुलेटर पे, वो आप घर पे क्वेश्चन देखते जाओगे, रफ में लिखो तो रफ में, कैलकुलेटर पे करो तो कैलकुलेटर पे, पहले सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन कंपेयर करोगे, सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपसे गलती क्या हुई उस गलती को एनालाइज करोगे, ठीक है। गलती क्या हुई से इंपॉर्टेंट है गलती क्यों हुई, आप क्या सोच रहे थे जिसकी वजह से ये, तो जो आप सोच रहे थे वो कंसेप्ट आपके दिमाग में गलत फीडेड है, उसको रेक्टिफाई करना या करवाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स मैं अगर आपकी जगह होता तो जहाँ जहाँ मेरी गलती होती
उस गलती को मैं सर के साथ ज़रूर डिस्कस करता कि सर मैंने ये क्यों सोच लिया, फिर मतलब आपने मुझे गलत पढ़ाया। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ता है अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, Ganesh has a property whose municipal valuation is 2,50,000 per annum. Fair rent is 2 lakh per annum. Standard rent fixed by the rent control is 2,10,000 per annum. The property was let out at a rent of 20,000 per month. Thank God. However, tenant vacated the property on 31st January 2024. Underline करो। अभी तक सारी चीज़ समझ में आई? 3 वैल्यू एज इट इज दे रखी है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट पर मंथ दे रखा है उन्होंने, और कह रखा है 31 जनवरी को उसने खाली कर दिया। इसका मतलब हो ना हो फरवरी और मार्च में मकान क्या था, वेकेंट, तो वैकेंसी पीरियड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने का रेंट। अनरियलाइज रेंट कितना है, 20,000। ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4 आर सेटिस्फाइड, तो ये माइनस भी हो जाएगा। ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 8%, तो जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन ले रखा है 2,50,000, उसका 8% अपन म्यूनसिपल टैक्स भी माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये भी सिंपल है। हाँ, अरे इसके फॉर्मेट में क्यों जा रहे हो तुम, खुद से सॉल्व करना ना। बता म्यूनसिपल वैल्यूएशन बता कितना है बेटा, ये बुक वाला तो गधा है। बिट्टू नाम है क्या, आ रहा हूँ 1 मिनट, बैठाओ 1 मिनट में आ रहा हूँ। म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना है, फटाफट फटाफट बोलना प्लीज। 2,50,000 और फेयर रेंट 2 लाख और विच इज हायर 250, स्टैंडर्ड रेंट 210, विच एवर इज लोअर 210। अब बोल बेटा एक्चुअल रेंट कितना बोला उन्होंने, 20,000 इंटू 12 कितना, 240, उसमें से अनरियलाइज कितना है 40 के 20, आँख के अंधो 20, कितना जाएगा 220, विच इज हायर 220, वैकेंसी पीरियड कितना 2 महीना 40। मैच हो रहा होगा उनका भी, जीए भी मैच तो हो रहा है ना, बस उनके पे मत जाना, अपना फॉर्मेट यूनिवर्सल है, इसी पे रहना। ठीक है, अब कौन सा करना है अपन को, क्वेश्चन रीड करो। आप कहोगे तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। मैं 1 मिनट में आया, क्वेश्चन रीड करो। किस किस को ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 6 कर लो, डिफिकल्ट लगा नहीं? किस किस को ऐसा लगा कि करके देखना पड़ेगा? कोई कौन है कि सर एक बार आप करके बता दो बस प्लीज। ठीक है, इंटरेस्ट का, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में रीड करूंगा क्योंकि आप लोगों ने रीड कर रखा है। ठीक है, चलेगा ना आपको? Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in this house. The rent of the similar property in the neighborhood is 25,000 per month. The municipal valuation is 2,80,000 per annum. Municipal tax paid is 8,000. The house construction began on April 2017 with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited at 9% per annum on 1/4/2017. The construction was completed on 30th/11/2019. The accumulated interest up to 31st March 2019 is 3,60,000. On 31st March 2024, Purna paid 2,40,000, which included 1,80,000 as interest. There was no principal repayment prior to this date. Compute Purna's income from house property on 31st for the assessment 2024-25, assuming that she has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC. होप आप लोगों ने जब क्वेश्चन रीड किया तो जो डेटा है वो आपने अंडरलाइन करके रखा होगा। रखा है करके? ओके। लास्ट वाली लाइन है ना, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, है ना? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को डबल अंडरलाइन कर लो। अभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या बला है, इसकी माँ का साकी ना का। भाई मैं मारकर छोड़ा है यार, जा रोहित बक्के जा जल्दी। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का क्या बला है? तो जनरली 2.5 लाख तक माफ, फिर अगले 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 पे 20, 10 से ऊपर, ये आम जिंदगी। ठीक है, सरकार ने कहा ये तो तुम टैक्स दे ही रहे हो 20%, 30%, तुम्हारा टैक्स कम करें क्या?
तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मोदी जी करो करो, तो ठीक है टैक्स कम कर देते हैं। तो उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं कि 3 लाख रुपए माफ़, फिर 3 लाख से 6 लाख पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, 15 लाख के ऊपर डायरेक्टली 30%, ठीक है 25 वाले हिसाब। अब मोदी जी बोले देखो टैक्स कम किया कि नहीं किया, किया ना। तो ये टैक्स हमने उन लोगों के लिए कम किया है जिनको आम जिंदगी में जो डिडक्शंस थे वो यूज़ नहीं कर पाते। तो हमने तो टैक्स की रेट ज़्यादा क्यों रख रखी है, क्योंकि हम बहुत सारे डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शन देने के बाद आपकी इनकम वैसे ही कम हो जाती है, तो टैक्स ज़्यादा लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी मैं तो किसी चीज़ में कोई डिडक्शन क्लेम करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उतना कमा ही नहीं पाता हूँ कि मेरा खर्चा पूरा हो जाए और मैं इन्वेस्ट भी कर पाऊँ डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ठीक है मोदी जी ने कहा अब तेरे लिए अल्टरनेट तरीका है, इसको पहले बोलते थे अल्टरनेट टैक्स रिजाइन, ATR, आम जिंदगी थी RTR, नहीं RTR भी नहीं, हमारा NTR, नॉर्मल टैक्स रिजाइन। फिर 3 लाख वाली जो स्लैब आई वो क्या आई, ATR, अल्टरनेट टैक्स रिजाइन। फर्क क्या है, बहुत फर्क है। जो हम 5 हेड्स पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, पांचों हेड में कुछ ना कुछ डिडक्शंस होंगे, जो डिडक्शंस हमें NTR में तो अलाउड थे, अब वो डिडक्शंस यहाँ अलाउड नहीं है। और इवन वो जो 80C से लेके 80U के जो डिडक्शन है, बड़ा वाला चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। बहुत सारे अलग अलग पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने से डिडक्शन मिलते हैं, वो भी NTR में तो अलाउड है पर ATR में अलाउड नहीं है। इसलिए ये जो ATR है ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 लाख का इन सब का कोई डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। अब पहले तो ये नॉर्मल था और ये अल्टरनेट था। अल्टरनेट था मतलब ये वाला आता था चॉइस में, तुम चाहो तो लो नहीं तो मत लो, ठीक है। अब सरकार ने इस चॉइस को बना दिया है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली अप्लाई होगी, ये वाली। और आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरे से तो डिडक्शंस चाहिए, मैं तो नॉर्मल से टैक्स पे करना चाहता हूं, तो फिर आपको हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए वो बार बार बोलता है असेसी हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट इट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कि डिफॉल्ट से वो क्या हो चुका है, शिफ्ट आउट हो चुका है। तो उसको शिफ्ट आउट होना ही पड़ेगा, तभी अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरे सेंस में 100% सेंस में पढ़ पाएंगे। तो जब तक मैं ये 5 हेड पढ़ा रहा हूं तब तक तो मैं ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात तक नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, NTR है, 5%, 20% और 30%, क्योंकि ये 100% एक्ट है। यहाँ जब अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पढ़ने आएंगे तो इस 100% में से 25% हटा दिया जाएगा, 75% रह जाएगा। तो ठीक है भाई, पहले 100 पढ़ लेते हैं, हटाने वाली बात बाद में अलग से सीख लेंगे, ठीक है। टेबल बना लेंगे क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, ठीक है, ओके। तो वो आखिरी वाली बात हो गई। ये पूरा क्वेश्चन किसका है, इंटरेस्ट का है। आप जल्दी से देख लो, लोन कब लिया था, घर कब कंप्लीट हुआ है, इंटरेस्ट उसने कब तक पे नहीं किया, फिर उसने इंटरेस्ट कब पे किया, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितना पे किया, ये सारी बातें कर लो आप। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा प्री और पोस्ट से। और बेटा हम ये अब ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्वेश्चन पढ़ने में हमें डिफिकल्ट लगता है उसको अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हो और हम धीरे धीरे चलें तो वो हाथी अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है। आप बस डेटा मार्क कर लो, डेट्स मार्क कर लो और अमाउंट्स मार्क कर लो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कर लिया, चलो 1 बाय 1। पहले चलते हैं प्री पे। प्री क्या होता है सर, डेट ऑफ लोन से लेके कि जिस साल आपका घर कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाली 31 मार्च। तो बताओ डेट ऑफ लोन क्या है, देख के बताओ डेट ऑफ लोन क्या है। मकान एक ही है कि 2 है, एक ही है, तो क्या है डेट, 1 अप्रैल 2000। शायद इसमें कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ ये भी दे रखा है, पर मतलब का नहीं है। मेरे लिए मतलब का क्या है, कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट हुआ, मैंने लोन कब से लिया है वहीं से इंटरेस्ट आएगा, तो 1 अप्रैल 2017। फिर घर कब कंप्लीट हुआ ये भी दे रखा है, 30 नवंबर 2000।
तो जिस दिन घर कंप्लीट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस साल कंप्लीट हो रहा है उससे मतलब है, उसके पहले वाली 31 मार्च, ठीक है। ये है 30 नवंबर 2019, तो आ जाएगा इससे पहले वाली 31 मार्च 2000। वेरी गुड, जिसने ही पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। 31 मार्च 2019, क्लियर। इस ड्यूरेशन में उसने लोन का कोई रीपेमेंट किया था क्या? एक रीपेमेंट की डेट लिखी हुई है ना कि उसने इतना अमाउंट पे किया, उसमें इतना इंटरेस्ट है, बाकी बचा हुआ प्रिंसिपल है, तो कब पे किया हो? बावड़ा हो रहा है क्या? 31 मार्च। तो फिर क्या मतलब आया इसका रीपेमेंट का? हमारा तो पूरा पूरा ही कैलकुलेट करना है। हाँ ठीक है, मतलब इस ड्यूरेशन में पूरा लोन आउटस्टैंडिंग था। लोन का अमाउंट बताओ कितना है? 20 लाख। रेट बताओ कितनी है? 9%। ठीक है सर, अब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, उसने कह दिया कि अभी इतने डेट से आउटस्टैंडिंग है, उस लाइन को कट कर दो या उसके साथ में लिख दो इग्नोर। जहां पे वो ये बात मेंशन कर रहा है ना कि उसने सो एंड सो डेट से इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, उस बात को क्या कर दो आप? इग्नोर लिख दो वहां पे कि आप इंटरेस्ट पे करो कि मत करो, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ड्यू बेसिस पे, तो इंटरेस्ट बन रहा है तो अब माइनस भी होगा। अच्छा, अप्रैल से लेके मार्च है, बहुत सिंपल है, तो 17, 18 और 18, 19, 2 साल, तो डायरेक्टली इंटू 2 कर दो, या 24 डिवाइड बाई 12 करूं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 1920 में घर कंप्लीट हुआ था, तो 1920, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24। सर ये तो 5वां ही साल है, आखिरी बार मिल रहा है जो मिल रहा है। कितना आया इसका? 72,000। ओके, अब आता है पोस्ट। पोस्ट ऑलवेज करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर मतलब 23, 24। वापस मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है ढंग से, डेट वेट तो मैंने माइंड भी नहीं करी, तो आप एक बार बस इतना सा चेक कर लो, क्या इस ड्यूरेशन में कहीं वो रीपेमेंट कर रहा है क्या? 31 मार्च को कर रहा है उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि तो पूरे साल का ही लगा ना ब्याज तो। इसके बीच में कहीं भी पे करना है क्या? नहीं, मतलब अभी भी पूरे साल का लगेगा। 20 लाख इंटू 9%, और अब थोड़ी टुकड़ा होंगे, अब तो पूरा ही आएगा। कितना आएगा? 180। टोटल कितना हो गया? 2,52,000। दीदी खुश हो जाएगी, 2.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट कितनी है? 2 लाख। विच विल लोअर, 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। सोल्यूशन देख लो आप लोग। चले आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है, पहले भी लेडी का क्वेश्चन था, अभी भी लेडी का क्वेश्चन है। श्रीमती राज्य लक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of the property is 5 lakh. Fair rent is 4,20,000. Standard rent is 4,80,000. The property was let out for rupees 50,000 per month up to 30th December. Sorry, up to December 2023. Underline कर लो भाई, January, February, March की information अब देगा। Thereafter, the tenant vacated the property and Srimati Rajya Lakshmi used the house for self occupation. मजा आ गया। 3 महीने क्या है ये? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इनर कॉलम में से माइनस हो जाएगा। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट। ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। 2 महीने का क्या है? अनरियलाइज भी है, तो 12 महीने का एक खरी, मतलब बहुत बेचारी की पिक्चर बनेगी। 12 महीने लेंगे एक्चुअल रेंट में, 2 महीने अनरियलाइज के माइनस करेंगे और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड के माइनस करेंगे, ठीक है। 5 महीने माइनस हो जाएंगे। शी पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 12% ड्यूरिंग द ईयर। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ द हाउस। अब देखो, वैसे तो अमाउंट 25 ही है, तो दिक्कत नहीं है। आप किसी के मन में लिमिट वाली बात आ भी जाए तो भी लोएस्ट लिमिट से भी नीचे है, तो दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा आंसर। लेकिन आपके मन में लिमिट वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। लिमिट आती है 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड। 12 मंथ्स थोड़ी है, तो लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। पूरे 25,000 क्या 2.5 लाख होते तो भी अलाउड होते, ठीक है। कंप्यूट हर इनकम फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से कर लोगे, बताऊंगा करके, बता देता हूं यार। मतलब इसके साथ आप सॉल्यूशन में ही देख लो, पिक्चर बन रही बेचारी की। 50,000 रुपीज डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वर्बली। म्यूनसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट कितना है बेटा?
म्यूनसिपल वेरिएशन 5 लाख और फायर रेंट 420, विच एवर इज हायर 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 480, विच एवर लोअर 480। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो कितना आया 480 आया, ठीक है, यहाँ पे 480 है। अब उसके एक्चुअल रेंट की पिक्चर देखो, 12 महीने में से 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, माइनस हो जाएंगे, और 2 महीने अनरियलाइज्ड है, माइनस हो जाएंगे, 5 महीने माइनस हो जाएंगे, कितने बचे 7 महीने। 7 महीने का एक्चुअल रेंट कितना होगा 50,000 के हिसाब से 350 है ना, तो 350 और 480 विच एवर इज हायर। देखो वो टैक्स 480 पे दे रही होगी, दे रही है दीदी। चले फिर आगे बढ़े अपन, ओके। इसका है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पेज नंबर 3.158 जहाँ आपका सोल्यूशन खत्म हो रहा है, उसके नीचे नोट लिखा हुआ है, मेरे को इस नोट में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। अल्टरनेटिवली इफ एज पर इनकम टैक्स रिटर्न अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम GAV देन GAV वुड बी 4,80,000 बीइंग हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट 4,80,000 और एक्चुअल रेंट 4,50,000। अब ये 4,50,000 कहाँ से लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड के 3 महीने माइनस करने के बाद, ठीक है। 480 और 450 विच इज आया 480। देयर आफ्टर अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 1 लाख एंड म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ 60 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV ऑफ 480 टू अराइव एट NAV 320। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A वुड बी 96 बीइंग 30% ऑफ 3,20,000। द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड देयरफॉर बी 1,99,000। नहीं घुसेगा, ये अल्टरनेट तरीका बता रहा है जो मैंने आज तक कभी किसी में पढ़ा नहीं है। उसके नीचे एक, इन दिस केस इट मे बी नोटेड दैट GAV इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट सिंस द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू सेल्फ ऑक्यूपेशन नॉट वेकेंसी। ये अल्टरनेटिवली अनरियलाइज्ड रेंट को स्टेप 3 के बाद माइनस करने के लिए कह रखा है, जो मैंने कभी किसी ऑथर में नहीं देखा, ठीक है। और ये भी उसको अल्टरनेटिवली बोल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तो जो हमने सीखा है उसी पे रहो, ठीक है। भले ही वो चीज़ गलत है, लेकिन 99.99% ऑथर्स और हमारा खुद का इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से कैलकुलेट करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम पास करना, हमारा ऑब्जेक्टिव, अभी हम सोशल वर्कर नहीं है, गलत को सही करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम इसी पे रहेंगे, पहले वाले सॉल्यूशन पे जो उन्होंने टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर रखा है। अल्टरनेटिव वाली बात को लिख दो आप, सही है पर हम गलत इग्नोर करेंगे, वहाँ पे ये बात लिख दो आप, सही है पर हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ये ICAI का क्वेश्चन 3 हाउसेस का है, हम इसको 5 हाउसेस में पढ़ रखे हैं, ठीक है। कौन सा घर है कि 3 मकान है, तीनों के तीनों क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप 2 की NAV नहीं ले सकते हो। अब 3 में से कौन से 2 चूज करें, तो अपन को याद है आप A - B करके रखें, ठीक है। वैसा वाला क्वेश्चन है, इसमें होमवर्क लिख दो आप लोग, ठीक है। इस वाले सोल्यूशन में इसने नॉर्मल टैक्स रिजाइन और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइन दोनों में कर रखा है इसने। डिफ़ॉल्ट वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लिख दो टेम्परेरीली इग्नोर्ड, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वाला यहाँ से अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम पेज नंबर 3.160 ब्रैकेट में मार्क करो, वहाँ से लेके कि पेज नंबर 3.160 जहाँ पे सेक्शन 115 BAC लिखा हुआ है, मिल गया।
टॉपिक तो समझ में आ ही रहा होगा, कहाँ एंड हो रहा है? पेज नंबर 3.160 में अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115 BAC से के पेज नंबर, नेक्स्ट पेज मतलब 3.161 पे सेक्शन 115 BAC टॉपिक के ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ तक मार्क करके लिख दो टेम्परेरीली इग्नोर्ड, क्योंकि हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन अभी नहीं पढ़ी है। अच्छा, मैं आपको फ़र्क भी समझा ही दूँ। अगर आपको मतलब किसी को ऐसा होता है ना यार, अरे यार अब ये तो पढ़ा ही नहीं यार, अब इसका क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता दूँ सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि 2 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल, सेल्फ ऑक्यूपाइड की NAV नील लेके जो इंटरेस्ट अलाउड होता था ना 2 लाख वाला, वो बेनिफिट ना 2 लाख ना 30,000 कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो जिसको डीम लेट आउट मानेंगे उस पे जो टैक्स आएगा वो पे कर देंगे, खत्म बात। समझ में आया? इतना सा फर्क है, इसीलिए छोड़ रखा है कि सारे फर्क एक साथ बताऊंगा, ठीक है। अब मेरी पढ़ाने की इच्छा मर गई। क्वेश्चंस कितने हैं? हाँ, ये तुम होमवर्क कर लोगे A-B करके। मैंने जब कराया था तब तुम लोगों ने नोटबुक में सॉल्व किया था उसको। हाँ, तो बस उसको देखना फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है, हो जाएगा, ये सिंपल है। ओके, अब फिर नेक्स्ट पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अरे यार टॉपिक देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। टॉपिक क्या कह रहा है? हाउस प्रॉपर्टी, अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। भैंस की टांग, जो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड उनमें NAV नील, और जो लेट आउट है उसका पूरा सॉल्व होगा। फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, करोगे तो तुम ही। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि मुझे और कोई चीज़ इंटरेस्टिंग मिले तो मैं तुम्हें वहाँ लिखवा दूँ और तुम्हें सॉल्व करने में आसानी रहो। प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। 2/3 portion of the house was self-occupied. 1/3 portion was let out for residential purpose at a rent of 8,000 per month. मतलब GAV, सॉरी, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सारी चीज़ कितनी हो जाएगी? 1/3, 2/3। 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी तो NAV ही नील रख देना, और जो 1/3 है तो तीनों अमाउंट का 1/3, 1/3, 1/3 कर लेना। रेंट कितना है? 8,000। म्यूनसिपल वैल्यूएशन 3 लाख, फेयर रेंट 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000। ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 10% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो सिर्फ 1/3 ही अलाउड होगा लेट आउट वाले कॉलम में, 2/3 वाले की तो NAV अपन ने ले चुके हैं। A loan of 25 lakh was taken by him during the year 2019 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year 23-24 is 1,20,000। कितना सिंपल रखा, कोई प्री पोस्ट नहीं करवाया आपसे, डायरेक्टली इंटरेस्ट दे दिया 120 में से 80-40 है ना, 80 तो हो जाएगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, और 40 रह जाएगा आपका लेट आउट। तो 40 में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो लेट आउट में से माइनस हो जाएगा। तो जो 80 है वो भी एक्वायरिंग के लिए है, तो उसकी भी लिमिट कितनी है? 2 लाख, ठीक है, तो वो 80 भी माइनस हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सिद्धार्थ, सॉरी, क्लियर है? हो जाएगा, सिंपल है ना। बाकी कल करेंगे यार। बाय टाटा, सी यू।